हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग वेल एंड आई होप कि आप लोगों को क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में जो कुछ मैंने बताया था वो याद भी रहा होगा और उसको आपने याद किया होगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी फ्रॉम द बुक वो आपने पढ़ी हैं और जो मैंने याद करने को दी थी वो आपने याद। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन अबाउट क्वालिटी मैनेजमेंट और एक क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क भी देना है ताकि आप करो और आपको समझ आए कि किस तरह से करना है एक क्वालिटी मैनेजमेंट को क्वेश्चन, और एक तो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है। द नेम ऑफ द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज एफ ग्रुप, या फिर इसका पूरा नाम है फॉर्सिथिया ग्रुप। में इसका नाम लूंगा इसके बाद एफ ग्रुप और आप मैं इसी नाम से इसको लेके चलूंगा। ठीक हो गया। एफ ग्रुप के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे व्हाट इज द क्वेश्चन, लेकिन पहले आई आप टू वर्ड्स द वे वी सॉल्व अ क्वेश्चन विद इन द एग्जाम। याद रखना, ठीक है, किस तरह से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ये यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देर आर इन टोटल 5 स्टेप्स टू सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, किस तरह से करना है? सबसे पहले हमेशा आपने आइडेंटिफाई करना है कि इश्यू क्या हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो, मैंने जो कल आपको चीजें दी थी या पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको चीजें दी हुई थी याद करने के लिए, वो ये सारी थी। इसमें दो एडिशंस आपने डाल लेनी है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई, उसकी कुछ रीजन है कि बहुत छोटी छोटी हैं। जैसे कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अगर ऑडिटर्स का नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली एथिक्स में फॉल कर जाता है ना। अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ना हो तो वो भी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देता है। लो फीस हो या फिर कोई भी और रीजन हो, लो फीस हो, वो भी अगेन एक्सेप्टेंस वाले प्रोसीजर्स में आ जाते हैं, तो वो भी क्वालिटी को खतरा करता है कि कहीं ऑडिटर कॉस्ट कम करने के लिए ऑडिट ठीक तरीके से ना करे। ठीक है। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने अप्रोप्रिएट एडवाइजर अगर नहीं हायर किया जहां पे करना चाहिए था। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू तो ऑडिटर्स नहीं निकाल सकते ना मार्केट के अंदर से। वैल्यू निकालने में हेल्प आउट कौन करेगा? एक प्रॉपर्टी वैल्यूअर करेगा, तो आपको वो हायर करना पड़ता है ड्यूरिंग द ऑडिट। लॉयर तो आप खुद लॉयर नहीं होते, तो लॉ से रेलेवेंट अगर कोई एडवाइस चाहिए तो वो क्लाइंट के लीगल मैटर से रेलेवेंट अगर किसी लॉयर की हेल्प चाहिए तो आप लॉयर को हायर करोगे। इसी तरह से डिफरेंट जगह पे एक एडवाइस लेने के लिए एडवाइजर आपको हायर करना पड़ता है एज एन ऑडिटर। F8 में भी मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई हुई है। ठीक हो गया। अब अगर मैं आउट टूवर्ड्स दिस टॉपिक, ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है वो मैंने चीजें एक्चुअल डलवा दी। सबसे पहले आपने करना होता है आइडेंटिफाई एनी टाइप ऑफ इशू। वो इशू कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ऑब्वियसली आपने ये चीजें जो मैंने कल आपको बताई थी या पिछले लेक्चर में बताई थी याद करने के लिए, आपने याद की भी होंगी। अब अगर यहाँ इस तरह की कोई भी चीज नहीं हो रही तो वो इशू है। वो क्वेश्चन के अंदर से वो इशू आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे। देन नेक्स्ट स्टेप पे आके आपने क्या करना है? परफॉर्म, अगर तो लेट सपोज मटेरियलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर ट्रेंड कैलकुलेट कर सकते हो, रेवेन्यू इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट इतने परसेंट डिक्रीज हो रही है, तो अगर इफ देर इज एनी टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ सिनेरियो क्वेश्चन में मौजूद है तो वो करने की कोशिश करो। ठीक है, आपके इशू से रेलिवेंट अगर कोई ऐसी चीज है तो वो करो स्टेप 2 पे। स्टेप 3 पे आपने क्या करना है? अपने वर्ड्स में अब एक्सप्लेन करो कि इशू हुआ क्या है, ये क्या करेगा, ये इशू बना क्या है। ठीक है, इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। आपने आइडेंटिफाई करते हुए इशू को एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि वहां पे आप क्या कर रहे होगे? बुक से क्वेश्चन से थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट कर रहे होगे, जूनियर ने ये कर दिया ये कर दिया, अगर कोई ट्रेंड है तो वो कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आप बताओगे कि इशू असल में है क्या, ये जो आपने इशू आइडेंटिफाई किया है ये इशू क्वालिटी को किस तरह से हिट करता है। ट्राई टू टेल हाउ इट वुड हैव इम्पेक्टेड द ऑडिट। इसके बाद आप बताओगे कि किस पोर्शन का ऑडिट ठीक से नहीं हुआ, किस तरह से ऑडिट इम्पेक्ट हुआ है, आप ये चीज बताओगे फोर्थ स्टेप पे। एंड द फाइनल फिफ्थ स्टेप पे आप बताओगे, रिकमेंडेशन दोगे, क्योंकि देखें अभी तक ऑडिट खत्म नहीं हुआ, आप पोस्ट इश्योरेंस रिव्यू कर रहे हो, ये सारे काम कर रहे हो जो कि हम लोगों ने कल पढ़े थे, और वो कब करे? ऑडिट तो खत्म नहीं हुआ। तो अब इसी जगह पे छोड़ तो नहीं दोगे ना? आपने बता दिया कि यार इस जगह पे हमारा ऑडिट ठीक नहीं हुआ, क्वालिटी का मसला यहाँ पे खड़ा हुआ है, बस खत्म। नो, अब आप बताओगे कि क्वालिटी को बेहतर करने के लिए जो इशू बना है इसको रिजॉल्व किस तरह करेंगे। लेट सपोज जूनियर बंदे ने ऑडिट किया था, अब ऑब्वियसली प्रोफेशनल किस्म का आपने आगे से क्या देना होगा? रिकमेंडेशन देनी होगी, करेक्शन बतानी होगी। अब लेट सपोज ऑडिट एट इट्स क्लोजिंग है, आप अगर ये बोलते कि भाई जूनियर ऑडिटर ने ऑडिट किया हुआ है, ठीक है, तो उस ऑडिट को दोबारा कर लिया जाए। जूनियर को इतना कॉम्प्लेक्स ऑडिट करवाया तो उस ऑडिट को दोबारा करे एक सीनियर बंदा। टाइम नहीं है ना इतना। आप बोलो कि उस जूनियर का काम रिव्यू किया जाए, क्या उसने ठीक किया गलत किया, जहां पे उसने काम कम किया हुआ है अकॉर्डिंग टू आईएसएस एंड आईएसएस के अकॉर्डिंगली नहीं किया हुआ काम, सारे के सारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स नहीं लगाए हुए, उस काम को फिर कोई सीनियर बंदा करे। ठीक है, इस तरह से अच्छी रिकमेंडेशन आपने देनी है। अब आ जाओ कोल्ड रिव्यू की तरफ। लेट सपोज यहाँ पे ये बात है, कोल्ड रिव्यू का कोई क्वेश्चन उठ के आ गया, तो आपको कोई अपने पुराने ऑडिट में मिस्टेक्स पता लग गई है। ठीक है, लेट सपोज यहाँ से कोई क्वेश्चन आया, तो बस आपने इस
5 स्टेप प्रोसीजर के अंदर से ये फोर्थ वाला ऑप्शन चेंज कर देना है, हाउ इट वुड हैव इंपैक्टेड द ऑडिट की जगह आपने ये बता देना है कि ट्राई टू टेल हाउ वी वुड अवॉइड द इशू फॉर फ्यूचर ऑडिट्स। आप ये बताने की कोशिश करो इन एडिशन टू दिस कि ऑडिट कहां पे उस टाइम पे हमने गलत किया, अब फ्यूचर में हम लोग क्या चीज अपनी करेक्ट करें। लेट सपोज जूनियर बंदे ने ऑडिट किया हुआ था, उसको पता ही नहीं था ये चीज किस तरह से की जाती है, अब आपने कोल्ड रिव्यू करे, ऑडिट खत्म हो चुके हैं, अब आप क्या करोगे बताओगे कि फ्यूचर में हम लोग कोशिश करें कि सीनियर्स रिसोर्स भी अपने साथ ऑडिट टीम में शामिल करें ताकि जूनियर का रिव्यू एटलीस्ट वो कर सके, या फिर खुद काम नहीं करते तो जूनियर का रिव्यू वो कर सके ताकि काम अप्रोप्रिएटली रिव्यूड हो, उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ना हो। ठीक है, इस तरह से आपने बताना। अब ये एक 5 स्टेप अप्रोच आपके लिए गाइडेंस है। नॉर्मली जब आप इस 5 स्टेप अप्रोच को लेके चलोगे और लेट सपोज कोई ट्रेंड एनालिसिस नहीं है तो आपको ये हो जाते हैं 4 स्टेप्स। इन 4 स्टेप्स के आपको इन टोटल मिल रहे होंगे राउंड अबाउट 3 to 4 मार्क्स पर इशू आइडेंटिफाई। ठीक हो क्या? अब अगर बीच में ट्रेंड भी आ जाए तो फिर आपको 2 मार्क्स यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि 5 to 6 मार्क्स हो जाता है अगर आपने ट्रेंड कैलकुलेट किया। ठीक हो क्या? ये आपकी मार्किंग स्कीम है एसीसीए की तरफ से, जो कि क्वालिटी कंट्रोल के एग्जाम को सॉल्व करने में हेल्प आउट कराती है। अब अगर आऊं मैं क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे क्वेश्चन का नाम है फॉर्सिथिया ग्रुप या एफ ग्रुप, और अगर मैं नीचे आके इसका क्वेश्चन पढ़ूं तो क्वेश्चन इसने दिया हुआ है, इवैल्यूएट द क्वालिटी मैनेजमेंट एंड अदर प्रोफेशनल मैटर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग योर रिव्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ एफ ग्रुप ऑडिट एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शंस टू बी टेकन। मतलब कि ये क्वेश्चन आया हुआ है क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर। एग्जामिनर ने दूसरा यहाँ पे बोला है कि अगर इसके अलावा कोई और प्रोफेशनल इश्यूज यानी कि एमएपी आपको कोई भी और इश्यूज मिलती हैं तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उसने मार्क्स डिवाइड नहीं किए होंगे, हमारा फोकस होगा क्वालिटी मैनेजमेंट के कि अगर एग्जामिनर ने क्वालिटी मैनेजमेंट का नाम ले लिया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 90% चांसेस है कि प्रोफेशनल मैटर्स कोई होगा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब इस चीज को आपने ऐसे लेके चलना है और रिकमेंडेशन देनी है कि आपने कल को इस चीज को ठीक किस तरह से करना है, और ये हॉट रिव्यू ही होता है। ठीक है, जब भी क्वालिटी मैनेजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो वो 90% चांस है कि हॉट रिव्यू ही होगा, और ये हमें ऊपर सिनेरियो पढ़ के भी पता चल जाएगा। ठीक है, एफ ग्रुप का ये जो क्वेश्चन है ये हॉट रिव्यू का ही क्वेश्चन है, मतलब ये 5th स्टेप जो होगा कि हम लोग करेक्टिव अब किस तरफ लेके जाएं, करेक्ट किस तरह करें अपनी गलती को, यहाँ पे आपने वो वाली रिकमेंडेशन भी देनी होगी। एग्जामिनर ने पूछा हो या ना पूछा हो, आपने ये 5th स्टेप लाजमी परफॉर्म करना है हर एक क्वालिटी मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और नीचे उसने बोला है प्रोफेशनल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ और स्किल्स इन एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जजमेंट एंड कमर्शियल एक्यूमेन इन योर आंसर। ठीक है, इन सब चीजों के प्रोफेशनल मार्क्स भी आपको मिलेंगे। मैंने आपको बताया था, एग्जामिनर बता देता है प्रोफेशनल मार्क्स किस तरह मिलते हैं। इंडस्ट्री नॉलेज होना, मतलब आप ठीक तरीके की बातें लिख रहे हो उस इंडस्ट्री के बारे में। जजमेंट, आपने ठीक तरीके से की है नहीं की, मतलब लेट सपोज एक इशू बनता ही नहीं था, आपने उसको इशू बना दिया, जजमेंट आपकी गलत थी। ठीक है, तो प्रोफेशनल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ऊपर से मार्क्स नहीं कटेंगे, 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई चीज लिखी हुई है तो 20 मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा कोई चीज लिखी हुई और आपने गलत लिखी है, एक ऐसा इशू बनाया जो कि इशू बनता ही नहीं था, मतलब आपकी जजमेंट गलत है, प्रोफेशनल मार्क्स में से मार्क्स कट जाएंगे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब रिलाई नहीं करना किसी गिवन एविडेंस के ऊपर ठीक तरीके से। ठीक है, फिर इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस, आपके बिजनेस कमर्शियल एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन स्किल्स आपके कैसे, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपने एनालाइज ठीक तरीके से किया क्वेश्चन को और उसको इवैल्यूएट मतलब अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट ठीक तरीके से किया आपने सारी सिचुएशन को या नहीं किया। ठीक है, तो हमारे पास ये किस चीज का क्वेश्चन है, क्वालिटी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। अच्छा, राइट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। ठीक है, उसकी रीजन ये कि मैं यहाँ पे अभी मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा एक कोई भी क्वेश्चन क्वालिटी मैनेजमेंट का, इसके अलावा एक या दो ही क्वेश्चन और हैं, वो आप साथ साथ बाद में खुद भी कर रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा शुड यू डू इट एज अ होमवर्क या नहीं। ये वाला क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करते हैं, उसकी डिफरेंट रीजन है। क्वेश्चन का नाम क्या है, एफ ग्रुप। इट इज 1st of July 2015, यू आर एन ऑडिट मैनेजर इन मंगोलिया इन मैग्नोलिया इनकॉर्पोरेशन, मतलब ये हमारी फर्म है और मैं एक ऑडिट मैनेजर हूं अपनी फर्म में, एंड यू आर करेंटली कंडक्टिंग एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ओ, मैं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर रहा हूँ किसी ऑडिट का, ऑडिट ऑफ एफ ग्रुप द ग्रुप विच इज अ लिस्टेड एंटिटी। याद आया वो पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, अगर लिस्टेड एंटिटी है तो शुरू में ही क्वेश्चन के बता दो कि ये रिक्वायरमेंट है कि भाई इसका एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना चाहिए, because there are a lot of users of the financial statement, a lot of the users are depending upon the opinion of the auditors, hence a quality control review is mandatory for what, for a listed company। ठीक है, तो ये एक नंबर तो एटलीस्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा।
Your firm is appointed to audit the consolidated financial statements and the individual financial statements all group entities, यानी F ग्रुप के नीचे कुछ और भी सब्सिडरीज होंगी 3 4 5, जो पूरी की पूरी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो भी हमने ऑडिट करनी है। इंडिविजुअल F ग्रुप की बाकी सब्सिडरीज की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने ही ऑडिट करना है। ठीक हो गया भाई। अब यहाँ पे क्या ये ईयर एंड है, आज की डेट, अच्छा क्या ये हॉट रिव्यू है कोल्ड रिव्यू, अभी तक हमें नहीं पता चला। ठीक है, ये आगे पता चला। The following exhibit available below provides information relevant to this question. ठीक है, for Sithia Group यानी F Group, summary of comments made by audit team regarding the performance of the audit. The information provided should be used to answer the requirement within the given option provided. ठीक है, इसको यूज करना है। The audit of F Group, the group for the year ended 31st March 2015 is in the completion stage and the auditor's review report is due to be issued next week. मतलब कि अभी तक auditor's report issue नहीं हुई, मतलब कि अभी तक ऑडिट भी खत्म नहीं हुआ। ऑडिट इज नियर द कंप्लीशन और हमें बुला लिया गया, मैं एक ऑडिट मैनेजर हूं, मुझे बुला के बोला गया कि इस कंपनी के ऑडिट खत्म होने वाला है, नेक्स्ट ईयर हमने ऑडिट रिपोर्ट देनी है, सिर्फ 1 हफ्ता रह गया, आप आके EQCR कर दो, यानी कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर दो इस ऑडिट का, क्या ये ऑडिट ठीक से हुआ। यानी मतलब कि मेरे माइंड में आ गया कि ये क्या है, मेरा सेकंड टाइप का क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर, ये वाला क्वालिटी कंट्रोल फॉर ईच ऑडिट। अब मेरे दिमाग में सारे के सारे ये पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको न्यू लिखवाई, ये आपने अपने नोट्स में ऐड कर लेने हैं, और ये जो सारे के सारे पॉइंट्स ऊपर पड़े थे ये आ जाने चाहिए ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन। क्या कहता है, द ग्रुप हैज अ डाइवर्स ऑपरेशंस फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग बट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड विद एक्टिविटीज इन सम अदर एरियाज सच एज एग्रीकल्चर। ठीक हो गया, मैन्युफैक्चरिंग करती है और एग्रीकल्चर में इसकी सब्सिडरीज हो सकती हैं। द ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड अ रेवेन्यू ऑफ 129 मिलियन, पिछले साल कितना था 113 मिलियन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 118.6 मिलियन, पिछले साल कितना था 23.2 मिलियन, इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिर गया, मुझे नजर आ रहा है इस साल का में पिछले साल ज्यादा था। इन टोटल एसेट्स ऑफ 465 मिलियन, और करंट एसेट्स पिछले साल के जो दिखा रहे हैं 460, मतलब कि एसेट्स भी गिर गए हैं। ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं यूजफुल हो सकती है। ठीक है, और ये consolidated financial statements के अंदर से ये बात है। You have discussed the group audit with a junior member of the audit team who made the following comments about how it was planned and carried out. मतलब कि मैं कौन हूं, एक ऑडिट मैनेजर जिसने कभी एफ ग्रुप का ऑडिट नहीं किया, ना ही इस बार ऑडिट कर रहा हूं। मुझे बुलाया गया EQR एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के तौर पर। ठीक है, और मैं बात कर रहा हूं अपने एक ऑडिट के जूनियर से जाके कि भाई अब आप मुझे बताएं कि इस कंपनी का ऑडिट कैसा हुआ। अब अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करके बोलेंगे कि भाई कि एक एंगेजमेंट कंट्रोल रिव्यूअर एक जूनियर से क्यों पूछ रहे, उसको तो कुछ पता ही नहीं होगा कि ऑडिट में हम लोगों ने क्या क्या किया, किस तरह से किया। ये अगर आपने रिस्क उठाया यहाँ पे और उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, आपके मार्क्स गए, आपके प्रोफेशनल मार्क्स गए। एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर एक इन्वेस्टिगेटर की तरह हो। ठीक है, उसने कहीं ना कहीं से बात निकलवानी होती है कि अगर पार्टनर से जाके पूछेगा भाई तुम्हारा ऑडिट ठीक हुआ या नहीं हुआ, वो तो बोलेगा हाँ भाई जिस तरह से रूल बुक कहती है वैसे ही हमने ऑडिट किया। वो अगर वैसे ऑडिट भी नहीं भी किया हुआ, वो बताना शुरू कर देगा, ऐसे स्टोरी बनाएगा कि वो आपको लगेगा बिल्कुल ठीक हुआ है। ठीक है, तो आपने ऐसे बंदे से जाके पूछना है ना जो कि न्यू हो, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, इश्यूज इससे आगे बनना शुरू। क्या कहते हैं, ऑन 10th जून, अब ये सारी की सारी बात, ये देखिए पहला कोमा, अभी तक कोमा खत्म नहीं हुआ, यहां से मेरे जूनियर ने, मतलब जूनियर मेंबर ने मुझे बताना शुरू किया है। नीचे अगर मैं आऊं तो यहां तक सारी की सारी बातें जो लिखी हुई है मेरे जूनियर मेंबर की बताई हुई है। ठीक है, अब इनके अंदर से इश्यूज निकालेंगे। On 10th June 2015, the group acquired another subsidiary, Robin Corporation. ठीक है, कब एक्वायर की, 10th June 2015 को। ईयर एंड क्या है इस कंपनी का, 31st मार्च, मार्च जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, अपने ईयर एंड के बाद इन्होंने क्या किया, एक्वायर किया। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट से पहले एक्वायर किया, क्योंकि आज 1 है, जुलाई, जून जुलाई से पहले आता है। मतलब कि देखिए मार्च में फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस डेट की बनेंगी। मैंने सब्सिडरी एक्वायर की जून में, अभी चल रही है जुलाई, अभी तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं गई। तो जब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं जाती वो क्या होता है, IAS 10 के अंदर सब्सिक्वेंट इवेंट, उसके अंदर जो कुछ भी फॉल कर रहे हैं वो क्या होता है, सब्सिक्वेंट इवेंट।
ठीक है। मैंने रॉबिन कॉर्पोरेशन को एक्वायर कब किया है? 10 जून को। ऑडिट रिपोर्ट अभी तक नहीं गई। जब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं जाएगी, हर काम जो होगा, जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन होगी, वो क्या होगी? सब्सिक्वेंट इवेंट। क्या वो एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग है, ये डिपेंड करता है। अगर तो एक सब्सिक्वेंट इवेंट का एविडेंस हमारे पास ईयर एंड से पहले मौजूद था, या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसका कोई जिक्र था ऑलरेडी, तो वो फिर एडजस्टिंग इवेंट बन जाता है। अगर तो नहीं था मौजूद, तो वो क्या बन जाता है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन जाता है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर रॉबिन कॉर्पोरेशन को एक कंपनी हमारी सब्सिडरी बन रही है, क्या ये छोटी इंफॉर्मेशन है? बहुत बड़ी चीज है। ये एक मटेरियल बाय नेचर इंफॉर्मेशन है। ये हम लोगों ने IAS 10 के अंदर पढ़ा भी था जब आप SBR पढ़ रहे थे। अगर आपको याद हो तो F8 के अंदर भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर एक कंपनी को एक्वायर करे हो आफ्टर द ईयर एंड बिफोर द डेट, तो वो मटेरियल बन जाती है ऑटोमेटिकली। और IAS 10 क्या कहता था कि अगर एक नॉन एडजस्टिंग, अच्छा अब मुझे ये बताओ, क्या ये एडजस्टिंग इंफॉर्मेशन है या नॉन एडजस्टिंग है? ये ऑटोमेटिकली एक नॉन एडजस्टिंग इंफॉर्मेशन है। क्यों? आगे भी जब हम लोग अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये चीज नजर आएगी कि कहीं भी सिनेरियो में ये नहीं मेंशन कि ईयर एंड से पहले क्या बोर्ड में इस चीज की डिस्कशन हुई। अगर होती तो ये एडजस्टिंग बन जाता। क्या हमारे पास इसकी कोई एविडेंस मौजूद था कि हम लोग रॉबिन कॉर्पोरेशन को खरीदेंगे? इस क्वेश्चन में भी आप पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि नहीं था पता। तो ये ऑटोमेटिकली एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट बनता है। लेकिन ये मटेरियल है, तो नॉन, और ये ऑडिट रिपोर्ट डेट से पहले है, तो ये तो है ही सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट के केस के अंदर ये नॉन एडजस्टिंग है। नॉन एडजस्टिंग में अगर ये नॉन मटेरियल होता है, इसको इग्नोर करते। नॉन एडजस्टिंग के केस में फर्दर ये एक मटेरियल इवेंट है। इसके बारे में IAS 10 कहता है कि इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होना चाहिए? डिस्क्लोज होना चाहिए। अब ये चीज सिर्फ उस बच्चे को समझ आती जिसको SPR के अंदर स्टैंडर्ड्स के ऊपर थोड़ी सी ग्रिप थी। अगर अभी भी आपकी ग्रिप नहीं है ना, तो वो स्टैंडर्ड्स खोल के थोड़े से रिवाइज कर लें, या अगर कुछ और जानना चाहते हैं उन स्टैंडर्ड्स के बारे में, कुछ स्टैंडर्ड्स अभी भी ठीक से नहीं यार, मेरे से पूछ लें, मुझे पर्सनली मैसेज करके कि सर ये चीज थोड़ी सी रिवाइज करवा दे मुझे। मैं 2 मिनट की रिकॉर्डिंग में आपको पूरा स्टैंडर्ड बता दूंगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ऑडिट रिस्क के अंदर अगर आपको स्टैंडर्ड नहीं आते ना, तो ऑडिट रिस्क में आप एक न एक नंबर लूज करते जाओगे हर एक रिस्क के अगेंस्ट। तो उसको याद करो। ठीक है। मतलब मैंने अपना माइंड यहाँ पे बना दिया अभी तक, इस क्वेश्चन के यहाँ पढ़ने तक, कि रॉबिन कॉर्पोरेशन की एक्विजिशन मेरे लिए एक नॉन एडजस्टिंग मटेरियल इवेंट है जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होना चाहिए। ठीक है। विच इज अ फोरकास्ट टू इंक्रीज द ग्रुप्स टोटल रेवेन्यू बाय 20%। मतलब के ग्रुप का टोटल रेवेन्यू रॉबिन कॉर्पोरेशन को एक्वायर करने के बाद क्या होगा? 20% से इंक्रीज कर जाएगा। दिस मेंट दैट द ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैड लिटिल टाइम टू डिस्कस मैटर्स विद द ऑडिट टीम। अच्छा भाई, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो ऑडिट टीम से कोई डिस्कशन कर सकता। The acquisition has taken place quickly and so did not form part of the audit planning. Wait a second. Which took place in January 15। ठीक है। हम लोगों ने January 15 में ऑडिट प्लान बनाया था। ठीक किया था। रिपोर्ट ऑडिट शुरू होने से पहले ही बनाया होगा, क्योंकि ईयर एंड मेरे पास मार्च है, तो मार्च के बाद ही ऑडिट शुरू होता है ना। प्लान हम लोगों ने जनवरी में बनाया। हमें नहीं पता था कि रॉबिन कॉर्पोरेशन एक्वायर होगा। रॉबिन कॉर्पोरेशन ईयर एंड के बाद एक्वायर हो गया। ऑडिट प्लान में आज तक वो शामिल नहीं हुआ। अभी भी मेरा जूनियर मुझे कह रहे हैं कि वो ऑडिट प्लानिंग में शामिल ही नहीं था। ठीक है। अब मैं इशू बताता हूं आगे। The audit engagement partner said that we did not need to perform audit work on any aspect of the acquisition, as according to the CFO it will be accounted for in the next year's financial statement. एक मिनट, हमारे ऑडिट पार्टनर साहब, आप मुझे एक चीज बताएं। मैं एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जिसका इतना एक्सपीरियंस है, आपका मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको ये नहीं पता कि सबसे पहली चीज ये एक नॉन एडजस्टिंग मटीरियल इवेंट है जिसको डिस्क्लोज होना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। आप कह रहे हैं कि भाई हम लोग इस पे कोई काम नहीं करेंगे। दूसरा इशू बहुत बड़ा, ये इसी जगह पे क्या इशू है, वो कहते हैं कि भाई हम लोगों ने ऑडिट प्लान में इसको कभी इंक्लूड ही नहीं किया था। भाई ऑडिट प्लान के बारे में F8 में भी आपने ये चीज पढ़ी थी कि अगर सब्सिक्वेंटली अगर कोई नई चीज आ रही है वो ऑडिट प्लान में इंक्लूड नहीं थी, तो आप ऑडिट प्लान को चेंज करते हो और ऑडिट प्लान को अमेंड करके उसको अपडेट करते हो, फिर नए वाले ऑडिट प्लान को फॉलो करते हो। ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, आप कह रहे हो कि इस पे आपने कोई भी काम नहीं करना। मुझे मेरा इशू पता चल चुका है। ठीक हो गया। आई नाउ नो व्हाट द इशू इज। पहला इशू मुझे मिल गया, और पहला इशू मेरे 2 पॉइंट्स पे बेस्ड है। एक, ऑडिट प्लान अपडेट नहीं किया। दूसरा क्या, हम लोगों ने हमारे जो
ऑडिट पार्टनर साहब हैं, वो अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं कि उन्हें लेट सपोज कुछ समझ नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ही डज नॉट नो। वो शो करा रहा है लैक ऑफ प्रोफेशनल, क्या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, लैक ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर वो शो करवा है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करूंगा ना, तो मैं उसी अप्रोच को फॉलो करूंगा जो कि मैंने वहां पे आइडेंटिफाई की थी। तो इस क्वेश्चन में आई ऑलरेडी नो माई फर्स्ट थिंग जिसके ऊपर मैं लिख सकता हूं। ये पूरा का पूरा एक इशू बनाते हैं। आगे आ जाता हूं। Due to pressure to reduce cost of the audit, the audit manager arranged for the audit procedures on revenue recognized by several significant subsidiaries। ठीक है भाई, दूसरी सब्सिडरीज के हम लोगों ने जो एफ ग्रुप की सब्सिडरीज हैं उनके रेवेन्यूज को ऑडिट करना था, ठीक है। इंक्लूडिंग अ सब्सिडरी इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री टू बी डेलीगेटेड टू कमेलिया एसोसिएट्स एंड अनकनेक्टेड फर्म। ओ भाई, अच्छा, हम लोग एक ऑडिट फर्म है, हम लोग दूसरी ऑडिट फर्म को कहते हैं कि भाई आप आके हमारी इस कंपनी की सब्सिडरी का ऑडिट हम नहीं करना था, आप कर दो हमारी जगह, हम लोग आपको, हम एज एन ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी हम लोग अपनी फीस में से आपको कुछ फीस दे देंगे, ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं, आप कर सकते हो ये काम। The audit manager said that we can rely on the evidence obtained by Camellia Associate as they are a firm of qualified accountants। भाई यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है अभी तक मेरा दूसरा इशू, और इसमें भी दो इश्यूज छुपे हुए हैं। नंबर वन, ड्यू टू प्रेशर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑडिट, मतलब कि लेट सपोज मैं अपनी कॉस्ट कम करना चाहता हूँ ऑडिट की। जब मैं प्रेशराइज करूंगा अपने आप को कि मैं किसी तरह ऑडिट की कॉस्ट कम कर लूं, तो मेरी कोशिश होगी मैं कम काम करूं, वो काम करूं जिसमें मेरा रेवेन्यू से बहुत नीचे हो कॉस्ट, ताकि मेरी प्रॉफिट्स बहुत बन सकें, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ऑडिट मैनेजर जो इस, मैं नहीं, इस ऑडिट का मैनेजर था, उसने क्या किया, कॉस्ट कम करने के लिए कमेलिया एसोसिएट्स को हायर किया जो कि उस सब्सिडरी के रेवेन्यू बाकी सब कुछ को ऑडिट करेगी, और उसने ये स्टेटमेंट दी कि भाई जो एविडेंस ये देंगे हम लोग आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लेंगे क्योंकि वो फर्म ऑफ क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स है। आपको चाहिए जो भी एविडेंस वो दें उसको आप सैंपल बेसिस पे टेस्ट करो, बेशक वो क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स ही क्यों ना हो। आपने क्यों किसी और का किया हुआ काम रिव्यू नहीं किया? हमने पढ़ा था डायरेक्शन देनी है, सुपरवाइज करना है, रिव्यू करना है, आपने चलो डायरेक्शन नहीं दी। चलो उस वक्त जब वो कैमेलिया एसोसिएट्स वहां पे एग्रीकल्चर वाली इंडस्ट्री का काम कर रही थी, एग्रीकल्चर वाले क्लाइंट का, सॉरी सब्सिडरी का ऑडिट कर रही थी, आपने सुपरविजन नहीं की। आपका कैमेलिया एसोसिएट्स काम करके आ चुकी है, वो आपको चीजें बना के दे रही है कि ये काम हमने किया, हम लोगों ने ये चीजें आइडेंटिफाई की उसमें, आपने उसके एविडेंस को रिव्यू क्यों नहीं किया? ठीक है, यहाँ पे मुझे मेरे दो पॉइंट, इस पैराग्राफ में मुझे और दो पॉइंट मिल गए जिसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं नीचे आऊं, आई ऑल्सो, अब ये वही बच्चा बता रहा है, जूनियर मेंबर बता रहा है टीम का, आई ऑल्सो ऑडिटेड द ग्रुप्स इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा, इस बच्चे ने अब ऑडिट किया ग्रुप इंटेंजिबल एसेट का, which involved evaluating the assumptions reflecting the appropriateness of capitalization of 1.2 million of development cost in the year. I could not discuss this with the CFO and no one else was available. So I agreed the assumptions, for example, relating to technical feasibility and commercial viability to the group's business plan and concluded that they were consistent। कितना बड़ा ब्लेंडर मारा गया है इसके ऑडिट में। हमारा जूनियर हमें कह रहा है कि भाई मैंने इंटेंजिबल एसेट्स का ऑडिट किया है, मैं कहता हूं ठीक है। अब इनटेंजिबल एसेट्स के ऑडिट को सुन के मेरे दिमाग में दो चीजें आती हैं। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? अमोर्टाइज होते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये जूनियर बंदा है, अमोर्टाइजेशन लाइफ के ऊपर डिवाइड करना और टोटल अमोर्टाइजेशन निकालना, मैनेजमेंट की अमोर्टाइजेशन के साथ कंपेयर कर लेना बहुत ईजी काम है। मुझे मेरा जूनियर कहता है कि भाई मैंने ये देखा है कि जो नया डेवलपमेंट एक्सपेंस कैपिटलाइज हुआ है, याद है ना IS 38 कहता था कि अगर आपने डेवलपमेंट एक्सपेंस को कैपिटलाइज करना है उसका एक क्राइटेरिया है, पायरेट वाला क्राइटेरिया है उसका। भाई अगर वो पायरेट क्राइटेरिया मीट नहीं करता तो ये कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। उसके अंदर से मेरा दो क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, मतलब कि ये कल को पॉसिबल भी है, जो भी आप चीज कैपिटलाइज कर रहे हो, जो डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज कर रहे हो जिस प्रोजेक्ट से रेलेवेंट, कल को प्रोजेक्ट चलेगा भी। दूसरा कमर्शियल वायबिलिटी के, ये आपको प्रॉफिट्स भी बना के देगा, ठीक है, तभी आपने उसको कैपिटलाइज करना है। मेरा जूनियर कह रहा है कि ये टेक्निकल फिजिबिलिटी और कमर्शियल वायबिलिटी मैंने खुद की है, एक जूनियर बंदे ने इतना मुश्किल काम किया, ये
डिसाइड करना कि कल को ये प्रोजेक्ट इतनी चीजें देगा, कमर्शियल वायबिलिटी है, टेक्निकल फिजिबिलिटी है, ये एक जूनियर इस चीज को असेस कर सकता है। नहीं, मेरा फर्स्ट इशू मुझे मिला कि एक जूनियर ने क्यों किया ये काम। मुझे दूसरा इशू भी इसी पॉइंट के अंदर से मिलता है, जूनियर ने काम कैसे किया है। जूनियर ने काम इस तरह से किया है कि उसने कंपनी की एक चीज को कंपनी की ही दूसरी चीज से कंपेयर करके, क्या जूनियर ने देखना था इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी है या इसका कल को कमर्शियल वायबिलिटी है, मतलब कल को ये प्रॉफिट्स बना के देगा। कंपनी के लोगों से उसने कंपनी का फ्यूचर का फोरकास्ट ली, उसके अंदर से उसने देखा कि कंपनी के फोरकास्ट में ये चीज शो हो रही है कि भाई ये कंपनी का ये जो डेवलपमेंट एक्सपेंस है कल को इनको प्रॉफिट्स और टेक्निकल फिजिबिलिटी देगा। कंपनी की ही बनाई हुई फोरकास्ट के अंदर से वो देख रहे, कंपनी की फोरकास्ट तो ऑडिटेड होती ही नहीं हो, तो कंपनी अपने लिए बनाती है। आप बजट समझ लो उसको, F5 में बजट्स पढ़े थे ना, कंपनी अपने लिए बजट्स खुद बना रही है। ऑडिट करते हुए आप डेवलपमेंट एक्सपेंस की टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी और प्लस कमर्शियल वायबिलिटी उसी फोरकास्ट के साथ कंपेयर कर रहे हो, ये किसी किस्म का एविडेंस हुआ नहीं। आप कंपनी की दी गई एक चीज कंपनी की दी गई दूसरी चीज से कंपेयर करके देख रहे हो कि भाई क्या ये क्या है, क्या ये कल को हमें डेवलपमेंट एक्सपेंस कमर्शियल वायबिलिटी देगा। ऐसे तो नहीं होता। मतलब जूनियर ने जो एविडेंस हासिल किया वो भी ठीक नहीं किया। ठीक है, अब इससे आगे मुझे यहां तक नजर आ रहा है कि जूनियर ने एविडेंस तो हासिल कर लिए, दो इश्यूज, एक तो जूनियर ने किया ये एविडेंस हासिल, दूसरी जगह पे क्या टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी देखी गई और कंपनी की चीज को कंपनी के साथ कंपेयर किया गया। ये मुझे इसके अंदर से दूसरा इशू मिला। अब आगे पढ़ते हैं। दिस इज द फर्स्ट ईयर दैट, अच्छा इसके आगे यहां तक मुझे नहीं नजर आ रहा कि कोई और काम किया गया है इसके ऊपर या नहीं। मतलब इतना छोटा सा प्रोसीजर लगा के इतने बड़े डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर 1.2 मिलियन वाले और बोल दिया गया ठीक है ये बिल्कुल ठीक हुआ है। इस तरह नहीं होता। ठीक है, मुझे नहीं नजर आ रहा कि कोई और प्रोसीजर लगाया गया है। इसके काम को रिव्यू करना भी मुझे नहीं नजर आ रहा। लेट अलोन, चलो डायरेक्शन सुपरविजन नहीं दी गई, रिव्यू तो करते ना आप एटलीस्ट इसके काम को। किसी बंदे ने, मुझे यहाँ पे नहीं नजर आ रहा किसी ने इसके काम रिव्यू किया या नहीं किया। अच्छा इससे आगे, दिस इज द फर्स्ट ईयर दैट डेवलपमेंट कॉस्ट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट इन द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहली दफा ऐसा हुआ है। मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ये भी है कि पहली दफा डेवलपमेंट कॉस्ट को आप ऊपर लेके जा रहे हो। ऊपर मैंने पढ़ा था प्रॉफिट्स गिर रहे हैं, यहाँ पे कंपनी अपने एक्सपेंसेस कम करने के लिए एक्सपेंसेस को, डेवलपमेंट एक्सपेंस होते हैं ना, उसको कैपिटलाइज कर रही है IAS 38 के अंदर। तो क्या पता प्रॉफिट्स इंक्रीज करने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा रिस्क है यहाँ पे, और इस चीज को भी असेस नहीं किया गया कहीं पे। ठीक है, आगे क्या है, अब आगे इस पैराग्राफ में भी मुझे अपने अभी तक मेजर अगर बात करूं तो दो इश्यूज मिले हैं। इन दो इश्यूज को एक्सप्लेन करते हुए मैं प्रॉफिट वाली बात जो मैंने अभी की वो भी कर दूंगा। 1.2 मिलियन की फिगर दी गई है, इसकी मटेरियलिटी कैलकुलेट करके मैं बता सकता हूँ, इसकी मैं मटेरियलिटी टोटल एसेट्स के साथ निकाल के बता दूंगा। ठीक है, 1.2 मिलियन मटेरियलिटी कैसे कैलकुलेट होती थी, रैप मॉडल RAP। अगर मेरी यूट्यूब पे आपने वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देखें उसको दोबारा से, विजडम स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी वाले पे। RAP का मतलब होता था रेवेन्यू का 0.5%, एसेट्स का 1% एंड अबव, एंड प्रॉफिट्स का 5% एंड अबव। मैं एक एसेट की मटेरियलिटी एसेट के साथ कंपेयर करके निकालूंगा, यानी कि 1.2 मिलियन डिवाइडेड बाय ऊपर क्या होगा, 1.2 मिलियन डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स ऑफ 465 मिलियन, और देखूंगा क्या ये एसेट्स के 1% से अबव है या फिर नहीं है। ठीक है, यहां तक ये बात हो गई। अब अगर मैं नीचे आऊं, मतलब यहाँ पे मेरे पास ट्रेंड एनालिसिस भी हो रहा है, मेरे पास दो इश्यूज भी मुझे नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ ये चीज भी मुझे मिल गई कि कंपनी ने इस वजह से किया हो, कैपिटलाइज के प्रॉफिट्स को ज्यादा करने के लिए किया हो। ठीक है, अब अगर मैं आगे आऊं तो आगे कहता है, आगे आगे नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है। यू कॉर्पोरेशन विच ऑपरेट्स इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इज अ सब्सिडरी ऑफ द ग्रुप। एट द ऑडिट प्लानिंग स्टेज इन लाइन विद द प्रीवियस ईयर्स ऑडिट इट वाज नॉट आइडेंटिफाइड एज अ कंपोनेंट विच नीडेड टू बी विजिटेड फॉर ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म। अच्छा अभी तक आपने ये चीज नहीं पढ़ी कि लेट सपोज, मैं भी आपको आइडिया दे देता हूँ। होता कुछ यूं है कि जैसे लेट सपोज GZS कॉर्पोरेशन एक पेरेंट कंपनी है, उसकी 3-4 सब्सिडरीज हैं। जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हो तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है कॉम्पोनेंट स्कोपिंग या कॉम्पोनेंट ऑडिटिंग। कॉम्पोनेंट ऑडिटिंग का मतलब ये होता है कि देखें इस ग्रुप की इतनी ज्यादा सब्सिडरीज हैं, उन सबका ऑडिट तो आप इतने टाइम फ्रेम में खत्म करने से रहे। ठीक है, तो आप क्या करते हो, कुछ सिग्निफिकेंट बड़ी बड़ी सब्सिडरीज उठाते हो और उनको ऑडिट करने के लिए चले जाते हो। ठीक है, इसको बोला जाता है कंपोनेंट ऑडिटिंग। डिसाइड करो कि कौन सा कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है, जाके उसका ऑडिट कर लो। ठीक है, ये आप आगे भी पढ़ोगे कंपोनेंट किस तरह डिसाइड किया जाता है। इट वाज नॉट आइडेंटिफाइड एज अ कंपोनेंट व्हिच नीड्स टू बी विजिटेड फॉर ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म, मतलब पिछले साल इसका ऑडिट नहीं किया गया। हाउएवर ड्यू टू स्पेशलिस्ट नेचर ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, यानी कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में
एक स्पेशल टाइप ऑफ इंडस्ट्री है ये वाली. अ कंसल्टेंट शुड हैव बीन यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट ऑन टेक्निकल मैटर्स एज स्टेटेड इन द ऑडिट स्ट्रेटजी एंड प्लान. हम लोगों ने जब जनवरी 2015 के अंदर ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्ट्रेटजी बनाई थी, उसमें हम लोगों ने ये प्लान बनाया था कि हम लोग यू कॉरपोरेशन एक स्पेशलिस्ट इंडस्ट्री में काम करती है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में है. हम लोग एक टेक्निकल एडवाइजर हायर करेंगे अपने लिए, किधर लिखा हुआ है ये देखें, ये एक स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट हायर करेंगे अपने लिए, जो हमें कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर एडवाइस प्रोवाइड करेगा, इनपुट प्रोवाइड करेगा टेक्निकल मैटर्स पे, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम लोग टेक्निकल तो है नहीं. ठीक है. एस और ये चीज हमने प्लान में लिखी थी, लेकिन ड्यू टू कॉस्ट implications, यानी कॉस्ट को बचाने के लिए, द कंसल्टेंट वाज नॉट engaged and the section of the audit strategy and audit plan containing instructions relating to consultant was deleted from the audit files. मुझे यहाँ पे बहुत बड़े दो इश्यूज नजर आ रहे हैं कि भाई, एक तो हम लोगों ने प्लान में ऑलरेडी ये चीज बताई हुई थी कि कंसल्टेंट हम लोग लेके जाएंगे, आपने प्लान को फॉलो नहीं किया, यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल का इशू तो बन गया. दूसरी चीज, आपने ऑडिट प्लान को ही चेंज कर दिया, और ऑडिट प्लान में से कोई चीज चेंज कर सकते थे, ऐड कर सकते थे, निकाल दिया आपने ऑडिट प्लान से. ना किसी पार्टनर से आपने पूछा, ना किसी सीनियर बंदे से आपने पूछा, आपने उसको ऑडिट प्लान के अंदर से ही निकाल दिया. किस लिए? कॉस्ट की वजह से, कॉस्ट बचाने के लिए. दोबारा यहाँ पे मैं बात बताऊंगा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का इशू मुझे नजर आ रहा है. ये लोग रिलायंस प्लेस कर रहे हैं बिला वजह, सिर्फ कॉस्ट को बचाने के लिए. अब मैं दूसरी जगह पे ये भी बताऊंगा कि ऑडिट प्लान की फाइल को आप कुछ चीज इस तरह से निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपको अपने सीनियर अप्रोप्रिएट पर्सन से उसको रिव्यू कराना होता है, जस्टिफिकेशन देनी होती है कि क्या मैं इसको निकालूं या नहीं, और निकालना है तो क्यों निकालना है इस चीज. और आप गलत जस्टिफिकेशन बेसिस पे इसको निकाल रहे हो, बेस्ड अपॉन कॉस्ट रेदर देन वेदर इस कंपोनेंट के लिए हमें कोई टेक्निकल कंसल्टेंट चाहिए था या नहीं चाहिए था. एक, आपने टेक्निकल कंसल्टेंट नहीं लेकर आए. दूसरा, आपने ऑडिट प्लान को चेंज किया, विच शोज के क्वालिटी की धज्जियां उड़ाई गई दोनों जगह की. ठीक हो क्या? अब आते हैं फाइनल लेक्स को पढ़ते हैं. फॉलोइंग योर कन्वर्सेशन, मतलब यहां तक मेरे ऑडिट असिस्टेंट, ऑडिट जो जूनियर था उसके साथ बात खत्म हो चुकी है. अब मैं आया हूं. फॉलोइंग योर कन्वर्सेशन विद द ऑडिट असिस्टेंट, यू रिव्यूड द ऑडिट वर्किंग पेपर्स एंड फाउंड द फॉलोइंग. द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय कैमेलिया एसोसिएट्स हैज नॉट बीन रिव्यूड बाय द ऑडिट मैनेजर ऑफ. वाओ. कमीलिया एसोसिएट्स ने, जिसने ऑडिट किया था एक इंपॉर्टेंट सब्सिडरी का, इस स्टेज के ऊपर आके उस कमीलिया एसोसिएट्स ने जो कुछ हमें एविडेंस दिया, जो कुछ भी दिया, उसका कोई रिव्यू पार्टनर ने, किसी ने नहीं किया. ठीक है. यहाँ पे भी क्वालिटी कंट्रोल का इशू है, और मैं इसको यूज करूंगा इधर ही आके, इस पे अलहदा से कोई इशू नहीं बनाऊंगा, इधर ही यूज करूंगा. ठीक है. इससे आगे क्या इशू है ये देखें. यहाँ पे सेकंड क्या कहते हैं, नो फर्दर एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड रिलेटेड टू डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. मतलब कि वो जो एक प्रोसीजर परफॉर्म किया गया था ना, किसकी तरफ से, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर हमारे जूनियर की तरफ से, उसके अलावा कोई और प्रोसीजर भी नहीं लगाया गया. ठीक है. अगर मैं आगे आऊं तो आगे क्या कहते हैं वो यहाँ पे, ये रहा. यू कॉर्पोरेशन हैज टोटल एसेट्स ऑफ 60.5 मिलियन. पिछले साल उसके 83 मिलियन एसेट्स थे, इस बार गिर गए हैं. रेवेन्यू ऑफ 6.5 मिलियन, पिछली बार 6.4 मिलियन का था उसका रेवेन्यू. तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है मटीरियलिटी बेसिस के ऊपर. मैं ये डिटरमाइन कर लूंगा क्या ये यू कॉर्पोरेशन एज ए सब्सिडरी हमारे लिए मटीरियल है या नहीं. अगर है तो फिर तो उसका ऑडिट भी लाजमी हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल बन जाएगी. अब मेरी आप जरा गौर से बात सुने. मैं अभी आपको लिखना सिखाऊंगा. मैंने यहाँ पे दो चीजें आइडेंटिफाई की थी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर से. मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ अभी लिख के दिखाऊंगा कि किस तरह से लिखना होता है. मैं आपको स्टार्ट करके बताऊंगा ये क्वेश्चन. फिर उसके बाद फर्दर हम लोगों ने तीन पैराग्राफ्स पढ़े, तीनों में अलग अलग इश्यूज आइडेंटिफाई किए हम लोगों ने. आपने ये तीनों करके भेजने. लेट मी स्टार्ट. जरा मुझे अपनी किट वो खोलने दें, बोर्ड खोलने दें. अच्छा जी. अब अगर यहाँ पे मैं जरा इसको पहले जूम कर लूं मैं आपको, ताकि आपको ठीक तरीके से नजर आए. आई थिंक दिस मच इज इनफ. अच्छा, यहाँ पे पहले मैंने आपको हमेशा से बताया, पार्ट का आपने बताना होता है कि विच पार्ट आर यू डूइंग राइट नाउ. इस क्वेश्चन का कोई और पार्ट तो था नहीं, ये पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन था. तो यहाँ पे मैं इसका सिर्फ नाम दे देता हूँ ऊपर, वैसे ही फॉर्सिथिया ग्रुप के नाम से. ठीक है. वेट अ सेकंड. एफ ग्रुप बस में नाम दे देते हो. इसका पेपर के अंदर आपने पूरा नाम देना, रिमेंबर दैट. ठीक है. अब मूव करते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ. मैंने आपको बताया था सबसे पहली चीज जो मैंने मेंशन करनी थी वो ये करनी थी, लिस्टेड एंटिटी है तो इसका ऑडिट के लिए EQR होना जरूरी है, एज मेनी यूजर्स आर डिपेंडेंट अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ दिस कंपनी. एज एफ ग्रुप इज अ लिस्टेड एंटिटी and
Due to this, due to this, due to this, many users will be dependent upon the audit opinion. Hence, it is mandatory under the ISAs, ये आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के रिक्वायरमेंट है ISAs. Hence, it is mandatory under the ISAs that for the audit of F group, the engagement quality control review must be performed. ठीक हो गया, मेरी ये चीज सॉल्व हो गई. अब मैं आऊंगा, 1 मार्क्स में ले चुका हूँ फ्री के. अब मैं आऊंगा आगे और मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूंगा. ठीक है, सबसे पहले मसला क्या था, यहाँ पे था, हमने इसको पढ़ा था, हमने इसमें से आइडेंटिफाई किया था रॉबिन ग्रुप वाली बात. अब उसको किस तरह से लिखना है, मैंने आपको जो 3 4 4 स्टेप प्रोसीजर बताया वो क्या था. सबसे पहले आपने बताना होता है, यहाँ पे आते हैं, आइडेंटिफिकेशन करके देनी है. अब मैंने आपको क्वेश्चन के बारे में क्या बताया था, यहाँ पे 3 4 डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं. ठीक है, हम लोगों ने यही आइडेंटिफाई किया था. लेकिन अगर हम लोग इन 3 4 इश्यूज को अलग अलग लिखेंगे ना, इस स्पेसिफिक एक पैराग्राफ में हर किसी में एक इंफॉर्मेशन लिखनी होगी, क्योंकि रॉबिन ग्रुप से ही रिलेटेड सब सारी की सारी बात है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ that F group acquired Robin Corporation at 10th June, which is before the date of audit report. According to, अच्छा, this, the audit of this this transaction, yeah, this nature, this transaction, this transaction is better. The audit of this transaction was not included in the audit plan, as well that the audit partner stated that the audit of this new acquisition is not required, as this acquisition would be included within the next year's financial statement. 2 इश्यूज थे, एक तो प्लान में इंक्लूडेड नहीं था, दूसरा पार्टनर ने इतनी बुरी किस्म की बात की थी, एथिकल बात नहीं की थी. तो यहाँ पे मैंने दोनों को एक ही लाइन के अंदर क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया. ठीक है, अब मुझे मार्क्स भी उसी हिसाब से मिलेंगे. डोंट वरी कि एग्जामिनर ये नहीं बोलने वाला कि आपने मार्क्स ठीक तरीके से नहीं लिखे. अब मैं हर एक ही चीज, सब्सिडरी से रेलेवेंट बात है, उसको 2 अलग अलग पैराग्राफ्स बना के उसके अगेंस्ट पूरे 5 के 5 प्रोसीजर्स अलहदा लगाऊं, इट इज नॉट प्रोफेशनल. ठीक है, वो अच्छा नहीं लगता, राइटिंग स्किल्स मेरी नहीं शो करेगा. ठीक है, सो इस वजह से मैंने उसको अलग अलग नहीं लिखा. यहाँ पे अब ये टोटल 20% ऑफ द ग्रुप रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है. ग्रुप रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करेगा तो फिर क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली मटेरियल भी हो जाएगा, वैसे भी इंफॉर्मेशन मटेरियल. अब मैं थोड़ा सा IAS 10 का इसको बताऊंगा. अकॉर्डिंग टू IAS 10, any non-adjusting event which is, डायरेक्ट उस पॉइंट पे लेके जाऊंगा, which is material should be disclosed in the year ends financial statements. ठीक है, अब मैं यहां पे बताऊंगा, as this acquisition is material, it should be material and subsequent and non-adjusting भी है ये. Hence it should have been disclosed in the फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब मैं बताऊंगा, अब मैंने बता दिया उसको ये वाला इशू था, अब मैं ओरिजिनल इशू को डिस्क्राइब करना शुरू करूंगा पॉइंट नंबर 3 से. क्या ये इशू है, क्या इशू क्या था, प्लान अपडेट हो सकता था, नहीं किया गया. ठीक है, प्लान में डालना चाहिए था ताकि प्लान अपडेट होता, ताकि अप्रोप्रिएट काम इस पे किया जाता. आपने प्लान में भी नहीं डाला, दूसरी जगह पे ऑडिट पार्टनर ने वो बात की जो कि नहीं करनी चाहिए थी. ठीक है, अब मैं ये बताऊंगा, द प्लान शुड हैव बीन updated to reflect the recent acquisition, so appropriate work
could have been performed upon this new acquisition. Additionally, the statement of the audit partner is not appropriate and shows that the audit partner has a lack of knowledge, उसके पास knowledge नहीं है appropriate, and स्किल्स हो सकते हैं, हैज अ लैक ऑफ नॉलेज। अब एक जगह पे मेरा पार्टनर, मैं प्रोफेशनली स्केप्टिक बन रहा हूं, ठीक है, प्रोफेशनल मार्क्स भी आपको किसके मिलने हैं? अभी वन प्रोफेशनल मार्क्स किस चीज का मिलेगा आपको? एग्जाम के आखिर में उसने लिखा हुआ है प्रोफेशनली स्केप्टिकल शो होना। मेरे ऑडिट पार्टनर साहब एक जगह पे नॉलेज को नहीं रखते, तो जो बाकी जगह पे वो ऑडिट करें वहां पे उनकी क्या नॉलेज होगी? हैज अ लैक ऑफ नॉलेज। सो द क्वालिटी ऑफ ऑडिट with respect to this acquisition, and also in other or in other audit of areas of F group could have quality issues। ठीक है, ये किस वजह से? दोनों इश्यूज की वजह से। एक तो प्लान नहीं अपडेट किया गया, उसकी वजह से तो क्वालिटी इशू आपका बना। दूसरा क्या, ऑडिट पार्टनर साहब शो करा रहे हैं कि उनके पास नॉलेज नहीं है, तो सिर्फ इस जगह पे उसका इम्पैक्ट नहीं आया क्वालिटी का, दूसरी जगह पे किस चीज का गया? बाकी सारे ऑडिट के ऊपर भी इम्पैक्ट गया कि ये यहाँ पे अगर उसके पास नॉलेज नहीं है तो हो सकता है किसी और जगह पे भी उसके पास नॉलेज ना, और यही इसी किस्म का भंड उसने कहीं और भी मारा हो। भंड का मतलब होता है एरर, ये जो उसने काम किया, गलत काम किया, कहीं और भी किया वो, ठीक है। मतलब मैं यहां तक उठ के आ चुका हूं, इस जगह तक एक्सप्लेन योर वर्ड्स व्हाट द इशू इज, ये मैं आ चुका हूं। मैंने कहीं ना कहीं ये भी एक्सप्लेन कर दिया, टेल टेल टू ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ इट वुड हैव इम्पैक्टेड द ऑडिट, जब मैंने अपने एग्जामिनर को ये बताया कि भाई ये इधर आना चाहिए था लेकिन वो वहां पे इंक्लूड नहीं हुआ। मैं आखिर में बोल देता हूँ, अब ये इम्पैक्ट कैसे जाएगा ऑडिट पे? अगर तो ये चीज इंक्लूड नहीं की जाती तो किस तरह से इम्पैक्टेड होगा? आपकी एक मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर नहीं इंक्लूडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और एक जगह पे है, तो ऑब्वियसली आपकी ऑडिट ओपिनियन या तो क्वालिफाइड जाएगा, एडवर्स जाएगा, यानी कि मॉडिफाई होगा आपका ऑडिट ओपिनियन। इफ if this issue if this material acquisition is not disclosed in the notes to the financial statements, then the audit opinion would be modified as the acquisition, as the information is material by nature। ठीक है, ये मटेरियल बाय नेचर है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? हमारी ऑडिट रिपोर्ट, यानी ऑडिट का इम्पैक्ट क्या होगा? हमारी ऑडिट रिपोर्ट भी चेंज हो सकती है, मॉडिफाई हो सकता है हमारा ऑडिटर्स ओपिनियन। मैंने इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट भी बता दिया। फाइनली मैंने क्या बताया था? अब इसका करेक्टिव एक्शन क्या होना चाहिए? डिस्कस विद द मैनेजमेंट ही करेक्टिव एक्शन हो सकता है ना इसका। अभी मैनेजमेंट तो ये कह रही है कि भाई हम लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं करना है इसको, डिस्कस विद द मैनेजमेंट, एंड के IAS 10 क्या कहता है भाई, और उसके अकॉर्डिंगली आपको रिकॉर्ड करना चाहिए इसको, ठीक है। और ये कौन डिस्कस करे? इसको डिस्कस करना चाहिए फ्रॉम द ऑडिट पार्टनर, या कोई सीनियर बंदा हो टीम में से, वो मैनेजमेंट के साथ ये चीज डिस्कस करे। दूसरी चीज, जो आपने ऑडिट प्लान में इसको इंक्लूड नहीं किया ना, ऑडिट प्लान को अभी से ही अपडेट किया जाए, ताकि वो फाइल के अंदर, आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो अपडेटेड हो, ठीक है। उसको भी तो अपडेट करवाना है ना आपने। सो मेरा यहाँ पे आंसर अब कुछ यूं बनेगा, दिस मैटर शुड बी डिस्कस्ड विद द मैनेजमेंट and the and according to the standard, according to the standard, and recommendation should be given to include this matter within the disclosures. Additionally, the audit plan should be updated to reflect the new acquisition before the audit report। बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट मतलब ऑडिट खत्म होने से पहले पहले भी आप अपने ऑडिट प्लान को क्या कर लो? अपडेट कर लो।
अब आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो मैंने आपके सामने आंसर लिखा है इसका सबसे पहले लें आप एक स्क्रीनशॉट और इसको अपने पास सेव करें। आप इसको पढ़ें मैंने इसको लिखा कैसे है, ठीक है। और जो नेक्स्ट मैंने आपको सब कुछ आइडेंटिफाई करके दे सकूं किस किस जगह पे क्या इशू है, ये आपने रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन मुझे लिख के क्या करना है, सेंड करना है। रिमेंबर ऑलरेडी ऑलमोस्ट हम लोग कितने क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का पेपर सॉल्व कर चुके हैं, 1 मार्क्स ऊपर लिया, उसके बाद हम लोगों ने पहले वाले पैराग्राफ के अंदर जो इश्यूज थे उसको एक्सप्लेन किया। राउंड अबाउट हम लोग 7 to 8 मार्क्स कैप्चर कर चुके हैं इतना अच्छा खासा लिख के, या फिर 6 मार्क्स कैप्चर कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो कुछ आपके मार्क्स पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे, जो मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिए, मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया, मैंने आपको एक पार्ट सॉल्व करके दिखाया है, आपने मुझे उसके बदले ये वाला क्वेश्चन जो रिमेनिंग है सॉल्व करके दिखाना है। और उसके बाद आपने एक और क्वेश्चन करना है यहाँ पे नीचे, अगर मैं आऊँ ये देखिए, इन रिलेशन टू मैटर डिस्प्ले कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप ऑडिट, कैरमन कॉर्पोरेशन, डीन कॉर्पोरेशन। ये क्वेश्चन है इसी के नीचे दूसरा वाला, राइट हियर, जेम्स एंड कॉर्पोरेशन वाला। ये क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा खुद का क्वेश्चन है। देखें आइडेंटिफिकेशन करना मसलों की मुश्किल होता है, लिखना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। आप जब एक क्वेश्चन लिखोगे, दो लिखोगे, जब तक तीसरे पे पहुंचोगे तो आपके लिखने की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि यू विल बिकम अ मास्टर एट राइटिंग। मसला आता है आइडेंटिफिकेशन में। अगर जेम्स एंड कॉर्पोरेशन में भी मैं आपको आइडेंटिफाई करके दे दूं ना इस वक्त के क्या इश्यूज हैं, यू आर डन। आपके पास इसके अलावा कोई ऐसा इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं बचता जहां पे आप ठीक तरीके से आइडेंटिफाई कर सको, तो फिर फायदा भी नहीं रहेगा इस क्वेश्चन का। वंस आई हैव आइडेंटिफाइड यू ऑल विल नो कि इस क्वेश्चन का किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो जेम्स एंड कॉर्पोरेशन करें एंड उसको मुझे अटेम्प्ट करके आप भेजें। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। आप जब भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप 2024 में दे रहे हो, 2025 में दे रहे हो, आपने ये अटेम्प्ट करके मुझे क्वेश्चन भेजना है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपकी गलतियां क्या, आपने आइडेंटिफिकेशन में कहाँ पे ये वाली मिस्टेक की और किस जगह पे मिस्टेक की, सो आई कैन गाइड यू बेटर। और आप उतनी दफा क्वेश्चन करोगे जितनी दफा आप उसको गलत करोगे। आपने पहले गलत किया, मैं दोबारा करने को दूंगा, फिर मैं दोबारा दूंगा, फिर मैं दोबारा दूंगा। जब तक आप इसको परफेक्टली लिख कर नहीं ले आते, यू विल राइट इट अगेन एंड अगेन, एंड वंस यू हैव डन इट, दैट इज व्हेन यू विल बिकम अ मास्टर एट सॉल्विंग द क्वालिटी कंट्रोल क्वेश्चन। और मैं आपको मजे की बात बता दूं, ये प्रैक्टिस मैनेजमेंट के अंदर, अगर प्रैक्टिस मैनेजमेंट का कभी भी क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर, देयर इज 99% चांस के क्वालिटी मैनेजमेंट का क्वेश्चन आएगा, बाकी टॉपिक्स बाद में होते हैं, ठीक है। सो डू दिस क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको एज होमवर्क दिया, मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन करके दी, पहले तो आप इस पे राइटिंग की प्रैक्टिस करें और ये करके भेजें। जब गलत लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा मैंने ये चीज ऐसे एक्सप्लेन की थी, इसको इस तरह से लिखें, दोबारा करके देंगे। वंस यू हैव डन इट परफेक्टली, लिखना आपका करेक्शन होगी, लिखते किस तरह आपको ये पता चल गया, उसके बाद आप खुद से आइडेंटिफाई करने पाएंगे जेम्स एंड कॉर्पोरेशन पे, और ये मुझे आप लिख के भेजें, ठीक हो क्या। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपना ख्याल रखें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो ऑलवेज आस्क मी विद इन द ग्रुप, ताकि मैं ग्रुप पे एक्सप्लेन करूं उसको। एंड दूसरी चीज ये, अगर जब पर्सनल क्वेश्चंस भेज रहे हो सॉल्व करके, तो मुझे पर्सनली भेजा करें, वो ग्रुप में ना भेजा करें। थैंक यू ऑल सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।